इस देश का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रोसेस है असमानता। डोमिनेंट मीडिया है, जो कॉरपोरेट मीडिया है, जो 80% 90% सर्कुलेशन व्यूअरशिप उनके पास है, उसको मैं मीडिया कहता हूं। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि हमारे जमाने में, हमारे समय में मीडिया और पत्रकारिता ये दोनों अलग अलग चीजें हो गई, एक चीज नहीं है। 30 साल पहले जब हम मीडिया, रिपोर्टर, जर्नलिस्ट सब एक था। आपने ये मनरेगा को 50 साल बना चला सकते हैं, जो मनरेगा ने स्क्रैप करके जी राम जी को जय राम जी कर रहा है वो। जब 2 लाख किसान बैठ गए दिल्ली की दीवार के बाहर, आपका मीडिया कभी कहा आपको कि ये दुनिया में सबसे बड़ा आंदोलन न्याय के लिए, दिस इज द बिगेस्ट प्रोटेस्ट मूवमेंट इन द वर्ल्ड इन 30 years डिमांडिंग जस्टिस एंड इक्वालिटी। 2003 और 4 में सरकार ने सर्वे किया, विदर्भ का 6 जिलाओं में 3 लाख से ज्यादा परिवार है जो उनकी बेटी का शादी नहीं कर पाए। इसका मतलब नहीं है कि 3 लाख लड़की, 3 लाख परिवार, हो सकता है कि 6 लाख लड़की है। आजकल वो रिवर्स हो गया, लड़का को शादी नहीं हो रहा है, लेकिन शादी कैंसिल हो रहा है हर साल या नहीं हो रहा है। हाँ? और उस महाराष्ट्र में एक आदमी का शादी, एक बेटा का शादी 5,000 से ज्यादा करोड़ लगा के आप कर रहे हो। हाउ शेमफुल इज दैट। अभी जैसा हम अंडमान निकोबार आइलैंड्स को खत्म कर रहे हैं, some of the oldest tribes in the world are in the निकोबार आइलैंड्स, और अडानी जी के लिए ये सब आप खत्म कर रहे हैं। आप दे दिया उनको, उसमें कोई क्लाइमेट का प्रॉब्लम नहीं है, कोई एनवायरनमेंट का प्रॉब्लम नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। जितना भी आप कहो, जो आपने सेंसस नहीं कर पाई इसलिए कोविड हुआ, आप नहीं कर पाए, उसी कोविड पीरियड में आप नया पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाया 800 सीट के साथ। मगध, मैथिली, अवध, अरे तुलसीदास ने रामचरितमानस को किस भाषा में लिखा? अवधी में लिखा। ब्रजभाषा, कबीर ने किस भाषा में लिखा? कबीर ने 4-5 भाषा होके लिखा। हाँ, ब्रजभाषा, अवधी, ये भोजपुरी, सब मिलके उसका, दैट इज वाई कबीर का अपील आज भी होगा। मोदी जी बहुत बकबक करता है, इंडिया इज सॉवरेन नेशन, वी विल डू नथिंग टू कॉम्प्रोमाइज द इंटरेस्ट ऑफ द फार्मर, और 11% ड्यूटी कपास पे निकाल दिया। हाँ, ये इसने ट्रंप ने किया, बोला सैंक्शंस, 2 हफ्ते के अंदर हमने 11% निकाल दिया। दुनिया में सबसे बड़ा इंपीरियल पावर को कन्फ्रंट करके आजादी लिया। मैं समझता हूं कि आज भी हम कन्फ्रंट कर सकते हैं, जीत सकते हैं, लेकिन यह है रिक्वायरमेंट जीतने के लिए, वो संघर्ष होना चाहिए। तो ऐसा एक स्थिति पैदा हो गया कि दिल्ली हाईकोर्ट ने जजमेंट में, उमर खालिद केस के जजमेंट में ये कह चुका है, ये कहा कि एंटी नेशनल स्लोगन्स के बारे में, उसमें इनकिलाब जिंदाबाद भी एक एंटी नेशनल और सेडिशियस स्लोगन हो सकता है। अरे ये हमारा स्वतंत्रता संग्राम का सबसे जोरी नारा, उसको आप कह रहे हैं कि ये सेडिशियस है, एंटी नेशनल है, इनकिलाब जिंदाबाद। So when you are in that sort of a situation, you are looking at the whole picture of literature, culture and media, जो सब्जेक्ट दे चुका है हमको, in the age of artificial intelligence.
मैं समझता हूं कि हर जनरेशन में, हर पीढ़ी में कुछ पत्रकार है जो बहुत एक्सपर्ट है इसमें, लेकिन थोड़ा अलग है उसका एक्सपर्टीज है आर्टिफिशियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम इमेजिनरी इंटेलिजेंस। हर दिन आप टीवी पे देख सकते हैं ना, कंप्लीटली आर्टिफिशियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम कंप्लीटली इमेजिनरी इंटेलिजेंस। ये हमारा ठीक है, छोड़ो। लेकिन ये सब जो हो रहा है एक कॉन्टेक्स्ट में होता है। वो कॉन्टेक्स्ट क्या है? व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट इन विच वी आर स्पीकिंग? मीडिया का कॉन्टेक्स्ट, लैंग्वेज का कॉन्टेक्स्ट, कल्चर का कॉन्टेक्स्ट। इसमें लेट अस आस्क दिस क्वेश्चन, अच्छा साहित्य क्या है? व्हाट इज गुड लिटरेचर? अच्छी पत्रकारिता क्या है? व्हाट इज गुड जर्नलिज्म? मेरा असेसमेंट है, मेरा पर्सनल जजमेंट है कि अच्छा पत्रकारिता या अच्छी पत्रकारिता या अच्छा साहित्य वो है जो हमारा समय की सबसे महान प्रक्रियाओं को कवर करते हैं। Good journalism, good literature is that which engages with the great processes of our time. हिंदुस्तान में हमारा ग्रेट प्रोसेसेस क्या हुआ पिछले 10 साल में? कुछ एग्जांपल्स देता हूं। सबसे बड़ा मेरे असेसमेंट में इस देश का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रोसेस है असमानता, द ग्रोइंग इनइक्वालिटी ऑफ द इंडियन नेशन और कृषि संकट। नागपुर ऑडियंस को कुछ एक्सप्लेन नहीं करना चाहता हूं कृषि संकट के बारे में, सब जानते हैं उसका मतलब क्या है। भूमंडलीकरण, नियोलिबरल भूमंडलीकरण, क्लाइमेट चेंज, किसान आंदोलन, कोविड-19 और वो रिवर्स माइग्रेशन जो हुई। कोई भी कह सकता है कि किसी भी भाषा में कुछ ग्रेट लिटरेचर निकला है इसके बारे में? कोई भी कह सकता है कि कुछ ग्रेट पत्रकारिता निकला है? तो प्रॉब्लम यह है कि असमानता इतनी बढ़ गई, हर सेक्टर में रिफ्लेक्ट होगी। जुडिशरी में रिफ्लेक्ट हो रहा है। जब एक जज बोलता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट जज सेज दैट हिंदूज आर अ मेजॉरिटी, वी शुड रेस्पेक्ट द व्यूज ऑफ द मेजॉरिटी, अब तक उसका सस्पेंशन भी नहीं हुआ। और मीडिया में भी रिफ्लेक्ट होगा। मीडिया में बुरी तरह रिफ्लेक्ट हो रहा है वो इनइक्वालिटी। और मीडिया के बारे में कुछ नंबर्स देता हूं। आज देखो, सिर्फ एक मीडिया नहीं है, लेकिन एक कह सकता है कि डोमिनेंट मीडिया है, जो कॉर्पोरेट मीडिया है, जो 80% 90% सर्कुलेशन, व्यूअरशिप उनके पास है, उसको मैं मीडिया कहता हूं। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि हमारे जमाने में, हमारे समय में मीडिया और पत्रकारिता ये दोनों अलग अलग चीजें हो गई, एक चीज नहीं है। 30 साल पहले जब हम मीडिया, रिपोर्टर, जर्नलिस्ट सब एक था, लेकिन मीडिया अलग चीज बन गया, इंस्टीट्यूशन बन गया, कॉर्पोरेट बन गया और मालिक सब कॉर्पोरेट बन गया। और मेरा सेंट्रल पॉइंट है कि पूरा समाज में जो हो रहा है वो एक प्रोसेस ऑफ कॉर्पोरेटाइजेशन। हर तरह आप कॉर्पोरेटाइज कर रहे हैं। जो भी सेक्टर हो आप कॉर्पोरेटाइज कर रहे हैं।
सबसे ज्यादा जो कॉर्पोरेटाइज हो गया हमारा टाइम में, मीडिया हो गया कॉर्पोरेटाइजेशन। इस देश का लिस्टेड मीडिया मतलब जो कंपनीज लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में, पब्लिक में, लिस्टेड मीडिया का वैल्यू क्या है मालूम? आप जानते हैं कि एक बड़ा सर्विसेज कंपनी है, एनालिस्ट कंपनी है, अर्नस्ट एंड यंग, E&Y। अर्नस्ट एंड यंग हर साल मार्च अप्रैल में एक नया रिपोर्ट बनती है, उनसे निकलते हैं एक नया वैल्यू ऑफ इंडियन मीडिया। और मार्च 2024 का वैल्यू, अभी आज का वैल्यू है उसका, समझो कि ये सिर्फ लिस्टेड कंपनीज है। अगर एक चंपारण टाइम्स का न्यूज़पेपर है, अर्नस्ट एंड यंग क्या जानते हैं उसके बारे में? उसका वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? नहीं। लेकिन लिस्टेड मीडिया, बड़ा मीडिया, कॉर्पोरेट मीडिया, बिजनेस ओन मीडिया का कैलकुलेशन करते हैं। लिस्टेड मीडिया का वैल्यू है 2.7 खरब रुपया। इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट प्रॉफिट मेकिंग सेक्टर्स। लेकिन हर दिन 100 पत्रकार का नौकरी निकल जाती है। मेरा कुछ पॉलिटिकल साइंस कानून बनाया मैंने, उसमें एक है, द रिचर द मीडिया गेट, द पोरर देयर कवरेज गेट्स। जो सबसे बड़ा रिचेस्ट मीडिया देखिए, टाइम्स, ये सब, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ देयर कवरेज कंपेयर्ड टू 10 years ago, 20 years ago? ये एक दूसरा कानून है। मीडिया और जर्नलिज्म, पत्रकारिता, ये अलग अलग चीज है। और इतना देखो, जब आप कॉर्पोरेट है, आपका रिक्वायरमेंट अलग है पेपर से। हम सब हर साल, मैंने इतनी सेमिनार कॉन्फ्रेंस में बैठ गया, मेरा माय मिसफॉर्चून, जहां ये बड़ा चर्चा चलते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मीडिया एज 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, मीडिया एज 4th एस्टेट। अरे मीडिया कोई 4th एस्टेट नहीं है जब कॉर्पोरेटाइजेशन हो गया। मीडिया 4th एस्टेट से ज्यादा दूर है और ज्यादा नजदीक है। 4th एस्टेट से, रियल एस्टेट से ज्यादा नजदीक है। 19 अरब डॉलर से 28 में। वो कैसा हो गया? एक दिन में जियो और डिज्नी हॉटस्टार का मर्जर हो गया। उसका वैल्यू था 8.5 अरब डॉलर, $8.5 billion। 24 घंटे में मीडिया का वैल्यू बढ़ गई, एक व्यक्ति के हाथ में। अभी स्ट्रीमिंग जो कहते हैं, नेटफ्लिक्स, प्राइम, अमेजॉन, ये सब, स्ट्रीमिंग का 50% से ज्यादा इस देश में, और हो सकता है पूरा साउथ एशिया सब कॉन्टिनेंट में, देश का 50% से ज्यादा स्ट्रीमिंग एक आदमी के हाथ में। इतना मोनोपोली हो गया, ओलिगार्की हो गया। वो एक आदमी आप सब जानते हैं, मुकेश भाई है। देखिए, आप लोग कभी कभी ईटीवी मराठी देखते हैं ना, आप समझते क्या समझते हैं? ईनाडू टीवी का चैनल है? नहीं, वो सब ईनाडू टीवी ने स्टार्ट किया। अभी सिर्फ 5 तेलुगु चैनल रह गया ईनाडू टीवी के पास, बाकी 19 चैनल मुकेश भाई के हाथ में है। खरीदा 15 साल पहले, 20 साल पहले खरीद लिया। और एक बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी, एक बहुत इंटरेस्टिंग व्हीकल भी बन गया, इंडिपेंडेंट मीडिया ट्रस्ट। इसका मतलब सबसे इंडिपेंडेंट है, सिर्फ रिलायंस पे डिपेंडेंट है। रिलायंस छोड़ के सबसे इंडिपेंडेंट है। तो
मीडिया का कंसंट्रेशन ऐसा हो रहा है, आपका कैसा अच्छी पत्रकारिता, अच्छी लिटरेचर। देखिए अभी इसमें आप एआई में आइए, डिजिटल में आइए, ये 2.7 ट्रिलियन डॉलर्स वैल्यू में अभी सबसे बड़ा सेक्टर कौन है? सबसे बड़ा सेक्टर पिछले साल तक टेलीविजन रहा, इस साल डिजिटल मीडिया आगे चले। एक हाईवे पे 60 कॉन्ट्रैक्टर, सब कॉन्ट्रैक्टर, इसलिए आप वो समृद्धि हाईवे पे जाइए, हर 6 किलोमीटर डिफरेंट शेप है, आपका बाउंसिंग भी अलग चलता है एक एक सेक्टर पे। 60 सब कॉन्ट्रैक्ट किया उसको। तो जब आप बड़ा मालिक हो कॉर्पोरेट का, एक सेक्टर अच्छा होगा, L&T ने बनाया वो होगा, बाकी सब पैसा बनने के लिए। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं, आप मीडिया के बारे में इल्यूजन्स छोड़िए। फोर्थ एस्टेट, फ्रीडम ऑफ प्रेस, अरे ये हमारा जो चल रहा है वो फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं है, वो फ्रीडम ऑफ पर्स है। जितना हरियाणा में जैसा कहते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी पर्स है उसका प्रेस है। और ये अगर आप टॉप मीडिया कंपनीज का प्रॉफिट मार्जिन आप देखेंगे तो सेंसेक्स वाला कंपनी से भी ज्यादा है कई कुछ साल में। 1991 में ये नया आर्थिक नीति से बहुत कुछ आ गया, ये प्रॉफिट्स इनका। 2008 में बहुत सफर किया, वॉल स्ट्रीट कोलैप्स हो गया और हमारा लोग पहली बार लॉसेस हुआ हिंदुस्तान टाइम्स में, टाइम्स ऑफ इंडिया में। क्यों? इसलिए कि उस समय तक 2000 तक हमारा मीडिया का वेल्थ था टैंजिबल वेल्थ, मतलब बिल्डिंग्स, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, लैंड। लेकिन ये नया आर्थिक नीति के आने के बाद वो पैसा, वो उनका वेल्थ शिफ्ट हो गया शेयर्स, डिबेंचर्स। और जब दलाल स्ट्रीट कोलैप्स हो गया वॉल स्ट्रीट के साथ, सब डूब गए। इसलिए महाराष्ट्र में उस जमाने में पेड न्यूज निकल गया, बिकॉज दे हैड लॉस्ट मिलियंस ऑफ रुपीज ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। तो ये पेड न्यूज का अभी कंप्लीटली दे आर बिहोल्डन टू गवर्नमेंट। एक शब्द नहीं बोलेगा सरकार के बारे में, कुछ नहीं बोलते। बाहर में एप्स्टाइन पेपर्स और इंडियन पॉलिटिशियंस के बारे में बहुत कुछ चर्चा चल रही है, यहां नहीं होगा। दे आर टू क्लोज टू गवर्नमेंट टू बी एबल टू स्पीक अगेंस्ट इट। तो ये भी है। अगर ये 2.7 ट्रिलियन वैल्यू देखे, ये कंटेंट, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओनरशिप एक इंपैक्ट होगा कंटेंट के ऊपर। टाइम्स ऑफ इंडिया में एक लिस्ट ऑफ कंपनीज है जिसके साथ पब्लिकेशन ने प्राइवेट ट्रीटीज बनाया। वो प्राइवेट ट्रीटी का मतलब आपका कंपनी के फेवरेबल कवरेज ही हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता है। उसके लिए हम आप मुझको 7% शेयर्स दे दीजिए आपका कंपनी में, तो मैं आपका कंपनी का मालिक भी बन गया। मैं क्या हूं, अखबार हूं या इक्विटी कंपनी हूं? वही मानते हैं कि वे बड़ा इक्विटी, वी आर अ बिग इक्विटी कंपनी विद साइजेबल मीडिया होल्डिंग्स। इंटरव्यू में कह चुका है वो ओपनली, विनीत जैन नहीं। तो ये एक तरफ आप देखिए ये मीडिया का स्थिति। दूसरा असमानता। ये असमानता मैंने कहा मीडिया में है, हर जगह। नेशनली मैं आपको बताता हूं नंबर्स कुछ।
असमानता के बारे में। 1991 में हिंदुस्तान देश में एक भी डॉलर अरबपति नहीं रहा, एक भी नहीं था। ये नंबर सब आप चेक कर सकते हैं। दुनिया का सबसे कैपिटलिस्ट का बाइबल है फोर्ब्स मैगजीन। वो हर साल लिस्ट निकालते हैं, मार्च 8 को निकालते हैं, पता नहीं क्यों इंटरनेशनल विमेंस डे पे निकालते हैं। ये एक एस्पिरेशनल चीज है, आप भी आ सकते हैं लिस्ट में। काम और करो, मेहनत और करो। तो वो लिस्ट में कौन सी देश में कितना अरबपति है, ये फोर्ब्स बिलियनर्स लिस्ट है। 1991 में 0। आज नया आर्थिक नीति के बाद 30 साल के बाद हिंदुस्तान में 214 अरबपति, डॉलर अरबपति, 214। और उनका कंबाइंड वैल्यू है, उनका कंबाइंड वैल्यू 1 करोड़ डॉलर से ज्यादा, 1.05 ट्रिलियन डॉलर्स 2024 का फिगर्स में। ये 1.05 ट्रिलियन डॉलर्स, मैं आपको दूसरी तरह बताता हूं। इसका वैल्यू है 68 टाइम्स हायर देन योर एग्रीकल्चर बजट। आपका कृषि बजट से ज्यादा है, 86 गुना बड़ा है। 214 जन का वेल्थ जो है। तो एक बात वो है, वो 214 में एक जन, हमारी प्यारी मुकेश भाई, उनका है 100। लास्ट ईयर, अभी डॉलर वैल्यू के बारे में मैंने कुछ कैलकुलेशंस नहीं किया हूं, 118 बिलियन डॉलर था, 118 करोड़ अरब डॉलर था उसका। मतलब आपका एग्रीकल्चर बजट से 5 गुना बढ़ा है उसका। और इन लोग के ऊपर ये 214 लोग जो हमारा डॉलर अरबपति हैं, प्लीज आप नोट कर लीजिए, 216 में ये सरकार वेल्थ टैक्स अबॉलिश कर दिया। देयर इज नो वेल्थ टैक्स इन इंडिया नाउ। फ्रॉम 2016 देयर इज नो वेल्थ टैक्स। अरे अगर इन लोग के ऊपर 2% टैक्स किया, आपने ये मनरेगा को 50 साल चला सकते हैं, जो मनरेगा ने स्क्रैप करके जी राम जी को जय राम जी कर रहा है वो। तो ये है पिक्चर ऑफ द इनइक्वालिटी। और ये इनइक्वालिटी मैंने कहा हर सेक्टर में, आप लोकसभा में देख लीजिए। 204 में हमने एक नया सिस्टम लगाया, अच्छा सिस्टम लगाया इलेक्शंस में, पर्सनल इलेक्शन एफिडेविट, जिसमें आप खुद बोलते हैं मेरा वैल्यू इतना है, लेकिन ये इलेक्शन एफिडेविट का कोई प्रूफ, सबूत नहीं चाहिए उसके लिए। यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू अटैच योर रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न। मैं जो भी कह सकता हूं, आई कैन अंडरस्टेट माई वेल्थ। तब भी पहला इलेक्शन जिसमें एफिडेविट था, उससे एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, जो इलेक्शन वॉचडॉग है, उसने हिसाब लिया 2004 में 32%, 32% लोकसभा एमपी, 32% लोकसभा एमपी करोड़पति था, रुपया करोड़। 2009 में वो 52% हो गया। 2014 में 80% हो गया।
80% मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट करोड़पति हैं। 2019 में 82% MPs आर करोड़पति। 2024 में 88% करोड़पति। These are the people who are going to represent the poorest people in the world. 88% करोड़पति are going to represent the poor. कैसा कर सकते हैं? ये वो इनइक्वालिटी पूरा सिस्टम को करप्ट और डिस्टॉर्ट कर दिया, इतना डिस्टॉर्ट कर दिया। और हमारे समय में एक सरकार ने दूसरा पार्टीज का फंडिंग इकोसिस्टम खत्म कर दिया। 3-4 नेशनल पार्टी का ट्रेजरर और मेजर फाइनेंशियर 1-2 साल रहा है जेल में, उसमें आधा लोग डिफेक्ट हो जाती है बाहर निकलने के लिए, और कुछ लोग बाहर आके चुपचाप बैठेगा। महाराष्ट्र में हुआ। तो your parliament is showing incredible inequality. Your judiciary is showing incredible inequality. Your bureaucracy is showing incredible inequality. जो ब्यूरोक्रेसी कुछ साल के लिए, देखो 1960s में चौधरी चरण सिंह ने एक बहुत बढ़िया किताब लिखा इंडियन पॉवर्टी के बारे में, और उसने एनालाइज किया कि सेक्रेटरीज ऑफ गवर्नमेंट में 85% ब्राह्मण है। सेक्रेटरीज ऑफ गवर्नमेंट में चौधरी चरण सिंह 1960s में ये लिखा। आज जो डॉलर अरबपति के बारे में मैं बात कर रहा हूं, वो 214 वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब, थॉमस पिकेटी का नाम सुना है कहीं? ऑथर ऑफ कैपिटल इन द 20th सेंचुरी। थॉमस पिकेटी का हिसाब में ये $1 खरब जो है 214 हाथ में, उसमें 90% सवर्ण लोग के हाथ में है। देखो कितना बढ़ गया आपका असमानता। और वो ही इनइक्वालिटी लैब का रिपोर्ट कह रहा है, इनइक्वालिटी भारत देश में असमानता 1921 ब्रिटिश राज का असमानता से ज्यादा आगे चली गई। इकोनॉमिक फाइनेंशियल टर्म्स में। तो व्हाट वाज योर फ्रीडम स्ट्रगल अबाउट? It was about ending inequality. What does the preamble of the Constitution say? Yeah. Justice for all, social, economic and political. Yeah. क्या कर दिया आप कॉन्स्टिट्यूशन को? तो ये कॉन्टेक्स्ट में we are looking at farmer struggle। देख लीजिए how the inequality affected। ये जो तीनों कानून, जो काला कानून बताया किसान वर्ग के खिलाफ जो कानून, वो कानून कभी भी पार्लियामेंट में ड्राफ्ट नहीं हुआ, कॉर्पोरेट बोर्ड रूम में ड्राफ्ट हुआ। पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमिटी ऑन एग्रीकल्चर के सामने नहीं गया वो कानून। वो स्टैंडिंग कमिटी मेंबर सब वॉकआउट किया प्रोटेस्ट में। कहां ड्राफ्ट किया? कॉर्पोरेट बोर्ड रूम्स में ड्राफ्ट किया। जब 2 लाख किसान बैठ गए दिल्ली की दीवार के बाहर, आपका मीडिया कभी कहा आपको कि ये दुनिया में सबसे बड़ा आंदोलन न्याय के लिए, दिस इज द बिगेस्ट प्रोटेस्ट मूवमेंट इन द वर्ल्ड इन 30 years डिमांडिंग जस्टिस एंड इक्वालिटी। उससे पहले कौन सा था? 2009-10 में यूएसए में ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट। और मैं सपोर्ट किया ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट, मैंने पूरी तरह सपोर्ट किया। लेकिन वो लोग 8-9-10 नौजवान लोग, ज्यादा से ज्यादा टेकी लोग, नौजवान लोग जुकोटी पार्क न्यूयॉर्क में ऑक्यूपाई कर दिया।
जुकोटी पार्क एक प्राइवेट पार्क था, सरकारी पार्क नहीं है, पब्लिक सेक्टर पार्क नहीं था, एक प्राइवेट ओनर, और वो प्राइवेट ओनर भी सिंपैथेटिक था, उनको एविक्शन नोटिस नहीं दिया वो। इवन द ओनर ऑफ द पार्क सेड ठीक है, बैठ गया चलो, लेकिन सरकार नहीं छोड़ी। मेयर था उस साल का मेयर न्यूयॉर्क ने 9 हफ्ते के बाद, ये 8-9-10 लोग था पार्क में, मेयर ने कहा, मेयर का ऑर्डर कैसा दे सकते हैं, वो प्राइवेट ओनर है पार्क का। तब भी मेयर ने ऑर्डर दिया कि एनवाईपीडी को, न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट को, थ्रो आउट द स्कम बैग्स। 24 घंटा भी नहीं हुआ, आपका किसान वर्ग 9 हफ्ते नहीं 54 वीक्स वहां रह के संघर्ष किया। दिल्ली पुलिस, पंजाब पुलिस, हरियाणा पुलिस, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, हर पैरामिलिट्री भी आ गया वहां, बहुत मारामारी हुआ। पूरा उस एक साल में 54 वीक्स, 1 ईयर एंड 2 वीक्स, उस टाइम में 54 वीक्स में 720 किसान मर गए कैंप्स में, 720। अरे, I want to see literature about this. I want to see journalism about this. कहां है हमारा साहित्य, कहां है हमारा पत्रकारिता? देखिए, और फिर क्या हुआ इन लोग का, अगर आप वो कैंप्स में गया, 5 कैंप रहा, 5 कैंप रहा, ये सिंगू, टीकरी, शाहजहानपुर, गाजीपुर, 5 कैंप रहा, और उस 5 कैंप में हर एवरी सेकंड स्लोगन, हर दूसरा नारा अंबानी का नाम लिया या अडानी का नाम लिया, लेकिन आपका टेलीविजन में वो नहीं चलाया। इफ यू वेंट टू द कैंप, एवरी सेकंड स्लोगन वाज नेमिंग देम। और पंजाब का किसान 150 रिलायंस का टावर गिराया एक दिन में पंजाब में, वो भी 1-2 पैराग्राफ न्यूज आया। ये बड़ी चीज है, न्यूज है। और क्यों नहीं आया आपका न्यूज़पेपर में? और हर न्यूज़पेपर सपोर्ट किया लॉस को, एडिटोरियल्स लिखा, यस गवर्नमेंट हैज हैंडल्ड बैडली। किसान लोग तो मीठी मीठी बात बोलो ना, ये सब देहात की बेवकूफ है, यू कैन प्यारी बात करके यू कैन फूल देम। यही एडिटोरियल्स में मेरे समझ में आ रहा है, एडिटोरियल्स पढ़ के। लेकिन हर एडिटोरियल सपोर्टेड द लॉस। क्यों? अरे, देश में सबसे बड़ा मीडिया मालिक कौन है? मुकेश भाई। और जो मीडिया मुकेश भाई ओन नहीं करता, वो सबसे बड़ा प्राइवेट एडवर्टाइजर है। तो ये भी है एक चीज। और जब अब when I am on the subject of Mukesh Bhai, let me raise an issue of real importance to Maharashtra and Vidarbha. पिछले साल मुकेश भाई का बेटा अनंत अंबानी 5,000 करोड़ का शादी हुआ, $620 मिलियन एस्टिमेट किया। ये जो फॉरेन अखबार का इंटरव्यूज देते हैं, एस्टिमेट आया उनसे कैंप से 620 5,000 करोड़ से ज्यादा खर्चा हुई एक शादी में। आप सब विदर्भा में बैठे हैं, हाँ? इसी राज्य में, इसी महाराष्ट्र में, इसी विदर्भा में हर साल
कितनी शेतकरी का शादी कैंसिल हो रहा है। 2003 और 4 में सरकार ने सर्वे किया, विदर्भ का 6 जिलाओं में 3 लाख से ज्यादा परिवार है जो उनकी बेटी का शादी नहीं कर पाए। इसका मतलब नहीं है कि 3 लाख लड़की, 3 लाख परिवार, हो सकता है कि 6 लाख लड़की है। आजकल वो रिवर्स हो गया, लड़का को शादी नहीं हो रहा है। लेकिन शादी कैंसिल हो रहा है हर साल या नहीं हो रहा है। हाँ, और उस महाराष्ट्र में एक आदमी का शादी, एक बेटा का शादी 5,000 से ज्यादा करोड़ लगा के आप कर रहे हो। हाउ शेमफुल इज दैट, हाउ शेमफुल इज दैट। लेकिन आई हैव नॉट, मुझको लगता है कि अगर ये 30 साल पहले हुआ, हो चुका है, अगर ये 30 साल पहले हुआ, विजय तेंदुलकर वुड हैव डन अ सैटिरिकल प्ले। विजय तेंदुलकर वुड हैव पुट अंबानी का शादी, एक बड़ा प्ले होगा। आज क्या हो रहा है, सब इन्फ्लुएंसर लोग को पैसा देके शादी का प्रेस भी मिला, ट्विटर पे, फेसबुक पे, इन्फ्लुएंसर का लाखों करोड़ों रुपया खर्चा करके। ये इन्फ्लुएंसर क्या है, एक नया नाम है पब्लिक रिलेशंस एजेंट का। ये है, और उनसे ये पैसा कर दिया। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि पत्रकारिता भी बहुत फेलियर हुआ। मेरे असेसमेंट में ये जो शादी हुआ, इट वॉज अ ब्रिलियंट बिजनेस इन्वेस्टमेंट। क्यों? जब आप एक बड़ा कॉर्पोरेट हो, टाटास, बिरलास या अंबानी या अडानी, हर दिन आपका कंपनी का सीईओ, चीफ्स सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट के पास बैठते हैं नया कॉन्ट्रैक्ट और कंसेशंस के लिए। हसदियो जंगल का 80,000 एकड़ आदिवासियों का हाथ से निकाल के प्राइवेटाइज कर दिया आपने। हाँ, तो हर दिन सरकार में सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट, सेक्रेटरी ऑफ माइनिंग, उनके सामने दो सीईओ बैठा है, कह रहा है कि हमको लीज पे दे दो, हम इतना और थोड़ा कम करो, कंसेशन दे दो हमको। हर सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ज्यादा काम इसी पे जाती है, प्राइवेटाइजेशन और लीजिंग ऑफ पब्लिक रिसोर्सेस, ऑयल एंड नेचुरल गैस, केजी गैस बेसिन, ये सब। जब हो सकता है कि कुछ सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट है जिसका एक कॉन्शियंस भी है, और थोड़ा रेसिस्ट करेंगे। जब आप ये शादी देखेंगे जिसमें हर प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस, हर सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट, आप भी, हर बड़ा एलिट का कंपनीज का मालिकों, हर मंत्री, कैबिनेट का मंत्री, सेंट्रल गवर्नमेंट का और बाकी सब गवर्नमेंट का मंत्री आ चुका है। अगले दिन आप वो सीईओ को ना बोल सकते हैं? आप ना बोल सकते हैं क्या? आपने देखा उनका पावर, उनका शक्ति। When you have seen the prime minister bowing before the bridegroom's father, next day you are not going to risk your job. You are going to say yes to Mr. Ambani CEO before you say yes to other CEOs. It was a brilliant business investment. ये 5,000 करोड़ उनकी धन दौलत में 0.27% है। 0.27%। मुझको ये कहना है कि वो 5,000 करोड़ आप इन्वेस्टमेंट के रूप में देखो, 2-3 साल के अंदर वो 15,000 करोड़ लेगा उस इन्वेस्टमेंट में। ये दिस वॉज द जॉब ऑफ अस एज जर्नलिस्ट टू ब्रिंग इट आउट। कुछ नहीं, हाँ बड़ा क्या ड्रेसेस था, हर फिल्म स्टार था, बॉलीवुड था, हर सेलिब्रिटी आ गया।
हर मंत्री आ गया, हर मुख्यमंत्री आ गया, हर गवर्नर आ गया। वो शक्ति दिखा रहा है, उनका पावर दिखा रहा है, एंड दैट इज द इन्वेस्टमेंट ही मेड। तो जो भी सब्जेक्ट आप देखो, क्लाइमेट चेंज, अभी जैसा हम अंडमान निकोबार आइलैंड्स को खत्म कर रहे हैं, some of the oldest tribes in the world are in the Nicobar Islands, और अडानी जी के लिए ये सब आप खत्म कर रहे हैं, आप दे दिया उनको, उसमें कोई क्लाइमेट का प्रॉब्लम नहीं है, कोई एनवायरनमेंट का प्रॉब्लम नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, जितना भी आप कहो। कोविड-19 का कवरेज देखो, ये एक्सेप्शनल सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट में एक महीना बढ़िया रिपोर्टिंग हुआ उत्तर प्रदेश में, जब हजारों लाशों पैलअप हो गया गंगा के किनारे पे, सरायू के किनारे पे, बहुत अच्छा रिपोर्टिंग हुआ एक महीना न्यूज़पेपर्स में उत्तर प्रदेश में। एक महीने के बाद खत्म, सडन एंड। क्यों? आदित्यनाथ सरकार और मोदी सरकार हर अखबार से एडवर्टाइजिंग वापस लिया, कैंसिल कर दिया। द हिंदू का एडवर्टाइजिंग भी कैंसिल कर दिया, स्टेट मीनिंग गवर्नमेंट एडवर्टाइज, हर अखबार का मार खाया इससे, उसमें बंद हो गया रिपोर्टिंग। एक अखबार कंटिन्यूड टू रिपोर्ट, जिसका नाम दैनिक भास्कर था, दे कंटिन्यूड टू रिपोर्ट, और उसको क्या हो गया, रेड आफ्टर रेड आफ्टर रेड, ईडी, आईटी, कस्टम्स। मैंने जब वो एक न्यूज एडिटर वहां जो बैठा है दोस्त है, मैंने उसको फोन करा, यार कौन सा रेड कर रहे हैं? वो बोला देखो सरकार में जितना एजेंसी है वो सब बैठा है, अगर एक बंदा जा रहा है रोड पे अलग एजेंसी से, उनको भी इनवाइट करते हैं। यही जवाब दिया मुझको जब मैंने पूछा क्या क्या चल रहा है, क्या रेड में। तो अभी इस कॉन्टेक्स्ट में एक नया एआई सेक्टर आ गया, लेकिन रिमेंबर एआई इज पार्ट ऑफ, इज कमिंग फ्रॉम द डिजिटल सेक्टर। इसी साल 2025 डिजिटल सेक्टर हैज emerged as biggest sector of the media। डिजिटल सेक्टर में क्या लिटरेचर मिलेगा आपको? ट्विटर में क्या लिटरेचर मिलेगा? डोमिनेंट राइटिंग is in Twitter, Facebook, these platforms। और देखो एआई, इलॉन मस्क ने, अच्छा मीडिया, वो भी मीडिया आदमी है, सोशल मीडिया का सबसे बड़ा एम्पायर वो कंट्रोल करते हैं। और देखिए जो मीडिया आप कह रहे हैं कि अरे बेचारा वो उनके पास पैसे नहीं है इसलिए पत्रकारों का रिट्रेंच कर रहा है, it is a media owner who is getting the biggest salary in history, $1 trillion पैकेज इलॉन मस्क का। और इलॉन मस्क का स्पेशल एआई प्लेटफॉर्म बनाया, ग्रॉक, उसका नाम है ग्रॉक। मुझको बहुत मजा आया उसके बारे में। जब पहला महीना जब निकला, हम सब सवाल फीड कर दिया उसको। एक सवाल आ गया, व्हाट डू यू थिंक ऑफ इलॉन मस्क, और वो आंसर कर दिया, ही इज एन एक्सट्रीमली वेन एंड इगोटिस्टिक पर्सन। ये सब वो आ गया। क्यों? बिकॉज एआई is drawing from whatever existing databases are there। उसी से अगर आप AI को एक सवाल देंगे, प्लीज राइट मी एन एसे ऑन ChatGPT ऑन पैलेस्टाइन एंड गाजा, क्या मिलेगा आपको? यू विल गेट अ टोटली वेस्टर्न बायस्ड व्यू पॉइंट, इसलिए कि सब डेटा। अरे अगर आप फ्रीडम स्ट्रगल इन इंडिया के बारे में आप सवाल पूछेंगे, इट विल कोट कॉलोनियल लिटरेचर, कॉलोनियल रिकॉर्ड्स। हमारा स्वतंत्रता सैनिक, उनका काम और उनका राइटिंग कहीं भी डिजिटाइज नहीं हुआ। ओनली गांधी इज डिजिटाइज्ड। I don't know even if Ambedkar is digitized. Some amount of it is, some part. We are carrying on People's Archive of Rural India.
we carry Ambedkar's digitized writing. Lekin the entire history of freedom struggle will become very biased in favor of the colonial power because they have the written records and those written records are digitized. देखिए, अगर लैंग्वेज के बारे में आप आइए, आई एम सपोर्टिव. अभी 2 दिन नहीं हुआ जब उद्धव और राज बैठ गए इन डिफेंस ऑफ मराठी. एक आई सपोर्ट दिस इसलिए कि इस देश का सबसे बड़ा एक्सप्लोजन होने वाला है इम्पोजिशन ऑफ हिंदी के बारे में. आप तमिलनाडु इलेक्शंस वेट कर लीजिए, आप देखिए तमिलनाडु इलेक्शंस कैसा चलेगा, कौन सा इश्यू है. हिंदी इम्पोजिशन बहुत जोर तरह से आ रही है. मेजर साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस इन दिस कंट्री, TIFR, इसरो, इन लोग को सब डायरेक्टर्स को ऑर्डर्स मिला. 50% of all your correspondence and orders must be in Hindi. TIFR. And जो 5,000 crore of जो to promote Hindi in United Nations एक चेयर बनाया और एक 350 करोड़ खर्चा हुआ to make permanently Hindi a language at the United Nations. इसका assumption है कि eternally Indian representative to UN will be a Hindi speaker. कृष्ण मेनन आज नहीं जा सकते. Look at it. You are creating a situation where the United Nations representative of India always has to come from the Hindi belt. इसका मतलब वही है. और सेंसर देखिए, कैन यू लेट मी एक्सप्लेन टू यू, ये सेंसस इतना क्यों डिले हो गया. जो 2021 में होने वाला था सेंसस, 1 साल गया, कोविड में 1 साल गया, मानता हूं, 2 साल भी गया, लेकिन यू कुड हैव डन द सेंसस in end of 22, you could have done it in 23, you could have done it in 24, you could have done it in 25. किया नहीं. क्यों? 26 के बीच में करेंगे, इसलिए कि 25 साल पहले आपका पार्लियामेंट में एक अंडरस्टैंडिंग आ गया, डिलिमिटेशन 25 साल के बाद जो सेंसस आएगा उसकी बेसिस में हम डिलिमिटेशन करेंगे सीट्स का. अगर आप वो डिलिमिटेशन देखेंगे, आज 131 सीट है साउथ इंडिया में, 129 सीट है राज्यों में और 2 सीट यूनियन टेरिटरीज, पुदुचेरी और लक्षद्वीप. नॉर्थ ईस्ट में 14 इन असम, 14 इन द अदर स्टेट्स, एक 28 सीट है. डिलिमिटेशन के बाद दोनों होके आज साउथ इंडिया में कितना सीट है उतना भी नहीं, टोटल नहीं आएगा. साउथ इंडिया, द टोटल ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ विल बी लेस देन टुडेज साउथ इंडिया. और देखो, जो आपने सेंसस नहीं कर पाई इसलिए कोविड हुआ, आप नहीं कर पाए, उसी कोविड पीरियड में आप नया पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाया 800 सीट के साथ. द वॉइस ऑफ नॉर्थ ईस्ट, साउथ and part of southwest will be meaningless in the new parliamentary arrangement. And in that new parliamentary arrangement, आप कुछ भी कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स 2/3 मेजॉरिटी करके कर सकते हैं. और ये भी देखिए, ये हर सेंसस में हिंदी स्पीकर्स का नंबर एग्जैजरेट हो रहा है. 2011 का सेंसस में जो नंबर है 52 करोड़ स्पीकर्स हिंदी में, लेकिन आप पूरा पढ़ लीजिए, 55 और भाषाएं उसको हिंदी के अंदर इंक्लूड कर दिया.
55 अदर लैंग्वेजेस हैव बीन, अगर वो निकालेगा तो 52 करोड़ से 38 करोड़ तक गिर जाएगा। 140 मिलियन लेस हिंदी स्पीकर्स विल कम। और मैंने ये कह रहा हूं कि हिंदी इंपोजिशन सबसे ज्यादा कहां हुआ? हिंदी इंपोजिशन सबसे ज्यादा कहां हुआ? हिंदी बेल्ट में हुआ। द ग्रेटेस्ट इंपोजिशन ऑफ हिंदी इज इन द हिंदी बेल्ट, द रियल लैंग्वेजेस ऑफ द नॉर्थ, द ग्रेट लैंग्वेजेस ऑफ द लिटरेचर ऑफ द नॉर्थ। अगर हम साहित्य की बात करेंगे, अरे डस हिंदी कंपेयर टू भोजपुरी, मगध, मैथिली, अवध? अरे तुलसीदास ने रामचरितमानस को किस भाषा में लिखा? अवधी में लिखा। ब्रजभाषा। कबीर ने किस भाषा में लिखा? कबीर ने 4-5 भाषा होके लिखा। हाँ, ब्रजभाषा, अवधी, ये भोजपुरी, सब मिलके उसका। दैट इज वाई कबीर का अपील आज भी होगा। In the language of ordinary people, in the people speaking, in the language people spoke. All these languages interacted with each other. आज अगर AI ट्रांसलेशन पूरा होगा, AI ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लैंग्वेजेस होगा, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डू नॉट यूज AI। आई ऑल्सो, देखिए ये है मेरा AI नोट टेकर। हाँ, पूरा मैंने हिंदी में बात कर रहा हूं, अंग्रेजी में बात कर रहा हूं, ये ट्रांसलेट करेंगे, ट्रांसक्राइब करेंगे। मेरा पर्सनल नोट्स के लिए बढ़िया चीज है, लेकिन इससे आप सजेशंस मत ले लो। क्रिएटिव काम AI पे मत करो प्लीज। देखो महाराष्ट्र में क्या होने वाला है, जब AI लैंग्वेज एप्लीकेशन में करेंगे, व्हाट AI डज, इट स्टैंडर्डाइजेस द लैंग्वेज। मतलब आपका वराड़ी तो गया आपका वराड़ी, दे विल स्टैंडर्डाइज इट। हर डायलेक्ट वोके यहां से एक शब्द, यहां से एक शब्द। नेचुरल एवोल्यूशन नहीं हो रहा है इसमें। नेचुरल एवोल्यूशन हैपेंस बाय इंटरेक्शंस बिटवीन। इसलिए विदर्भा साइड में इवन द मराठी इज डिफरेंट। हाँ, दे आर इंटरेक्टिंग विथ आंध्र प्रदेश, आदिलाबाद साइड में, यवतमाल में, they are interacting with Madhya Pradesh. So the old Berar kingdom, Berar Amravati kingdoms, they had much more of Hindi in it than other parts of Maharashtra did. Right? So you had this now in the standardization. Standardization क्या होगा? इसलिए कि there is no profit in building 300 versions of the language. There is no profit in that. But does it mean that it is not important to human beings? Is Varhadi not important to the people of Vidarbha? ये स्टैंडर्डाइजेशन में डिसअपियर होगा। बहुत सारा रिचनेस ऑफ लिटरेचर, बहुत सारा रिचनेस ऑफ थॉट। When I speak of culture, when I speak of language, I am speaking of culture. That is the core element of culture built. जो भाषाएं हैं इस देश में, अरे गणेश देवी ने आपको लेक्चर दिया, 780 जिंदा भाषा है इस देश में। लेकिन ये भी कह चुका है गणेश देवी साहब ने, पिछले 25 साल में 225 भाषाएं मर गई, एक्सटिंक्ट हो गया। मैं आपको ये कह रहा हूं कि आई हैव नथिंग इन कॉमन विद शिवसेना पॉलिटिक्स, लेकिन मैं सपोर्ट करता हूं डिफेंस ऑफ मराठी। आई विल सपोर्ट इट। मैं एक वेबसाइट चलाता हूं, पीपल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया। हमारा स्लोगन यह है कि एवरी इंडियन लैंग्वेज इज योर लैंग्वेज, एवरी इंडियन लैंग्वेज इज माई लैंग्वेज, एवरी इंडियन मदर टंग इज माई मदर टंग। आई एम रिच, व्हाई शुड आई सरेंडर माई कल्चर टू यू? तो देखो, the great literature of epic literature of the north,
भोजपुरी में आया, अवधी में आया, ब्रज भाषा में आया, मगधी मैथिली में आया। आज हम क्या कहते हैं, वो 1000 साल से पहले भी एक एज है उन ये भाषाएं को। हिंदी का एज क्या है? 150 साल। लेकिन हम कहते हैं हिंदी इज द लैंग्वेज, भोजपुरी इज अ डायलेक्ट। और ये जो, अच्छा मैं ग्रॉक के बारे में बताया क्या क्या जवाब देते हैं। पहला महीने में बहुत सवाल पूछा उनके, व्हाट इज द आरएसएस इज एन ऑर्गेनाइजेशन। ग्रॉक ने बोल दिया इट इज ए हिंदू फंडामेंटलिस्ट सेमी फासिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। एंड सीधा वो रिप्लाई दिया, इसलिए कि ज्यादा से ज्यादा राइटिंग और लिटरेचर से, डेटाबेस से वो निकला। आजकल वो राइटिंग सप्रेस हो रहा है, आप जेल में जा रहा है। 30 साल मैंने आर्ग्यूमेंट लिया, इंडियन प्रेस इज पॉलिटिकली फ्री बट इम्प्रिजन्ड बाय प्रॉफिट। आज पॉलिटिकली इम्प्रिजन्ड एंड प्रॉफिट ऑल्सो, बाय प्रॉफिट। दोनों टर्म्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट हो गया उसका। तो ग्रॉक ने ऐसा कहा आरएसएस के बारे में, आरएसएस कहा क्या, आरएसएस हैड नो रोल इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ दिस कंट्री, ग्रॉक ने कहा। फिर इलॉन मस्क के बारे में कहा इगोइस्टिक। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो दिस। आपको बहुत महत्वपूर्ण है कि आप ये जानना चाहिए कि क्या किया इलॉन मस्क। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसके ऊपर बेस्ड है? एक एल्गोरिदम पे बेस्ड है। एल्गोरिदम का मालिक कौन है? इलॉन मस्क। वहां जो बैठा है उसको डेटा एनोटेटर्स कहता है। अगर आप ग्रॉक के रिसर्च टीम में बैठा है, यू आर अ डेटा एनोटेटर। 500 डेटा एनोटेटर को एक हफ्ते में सैक हो गया। 500 डेटा एनोटेटर एक हफ्ते में, ओवरनाइट दे वर सैक्ड। एल्गोरिदम वाज ट्वीक्ड। अभी पूछो हु इज इलॉन मस्क, दूसरा जवाब मिलेगा। हिंदुस्तान में भी ये हुआ किसान आंदोलन में। जब किसान आंदोलन बढ़ गई, हमारा पीपल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया, आई विल टेल यू हाउ इंपॉर्टेंट फॉर अस लैंग्वेज इज। हम हर दिन 15 भाषाएं में पब्लिश कर रहे हैं, इंक्लूडिंग मराठी, including Tamil, including Urdu. I also want to tell you, while I support the cause of Marathi, I think that you should be fighting to defend all the languages of Maharashtra. That is your wealth. You should be fighting to defend Kolam. You should be fighting to defend Varadi. You should be fighting to defend the unique Urdu that Maharashtra has created. Yeah, and Dakkani, in the Deccan areas, Dakkani. It's only when you fight for all these languages that you will save Marathi. These are the languages that have interacted over centuries. Dekho, I mean, when I get on to Air India and the voices, Dhanyavad, you know, first 30 years of my life, I heard people say Shukriya. Huh? Yeah. Shukriya. So, why are you throttling and killing our own culture? We have to defend all the languages of Maharashtra. But Marathi is primary language. There's no question about this, that it has to be there, but we have to prevent it from being standardized. Marathi is spoken by different people in different ways, different classes in different ways. In Bengal, there is one Bengali spoken by Bhadralok and one Bengali spoken by Amlok. AI will standardize the language. This is one problem. We have to resist that. मैं आपको बार बार कह रहा हूं, use AI. I am using it. Use it जब भी जो काम ड्रजरी काम कहता है ना, देखो टेप रिकॉर्डर्स के साथ बैठ के ट्रांसक्रिप्शन करना, वो ड्रजरी काम है, उसमें क्रिएटिव काम नहीं है उसमें।
वो करो आप एआई में, जितना भी कर सकते हैं आप करो उसमें। और क्रिएटिव काम आप मत राइट। देखो अब आजकल, अच्छा ये स्टैंडर्डाइजेशन में कैसा होगा, कार में जीपीएस में आपको इंस्ट्रक्शंस देते हैं ना, इट डज नॉट नो द न्यूएंसेस ऑफ लैंग्वेज एंड नेम्स। तो मैंने पुणे में गया, पुणे को एंटर करके लेफ्ट ले रहा हूं, जीपीएस बोल रही है यू हैव टर्न लेफ्ट ऑन टू एपीटीई रोड, आपते रोड। यू हैव टर्न लेफ्ट ऑन टू एपीटीई रोड, ये है उसका लेवल। पता नहीं आपका कल्चर और लिटरेचर को क्या करेंगे, लेकिन हमारा लोग मैन्युअली भी वो रिपेयरिंग किया कल्चर का। देखो ये स्लोगन जो है जय श्री राम, ओरिजिनल स्लोगन वो नहीं था, ओरिजिनल स्लोगन जय सिया राम। बिहार में सिया सीता का नाम है, जय, और इस वो स्लोगन फॉर हंड्रेड्स ऑफ इयर्स जय सिया राम, जय श्री राम बन गया एआई के बिना। और जब ये लोग एआई यूज करेंगे तो क्या क्या होगा। जयदीप ने हमको एक एग्जांपल दिया, यूजीसी ने ये वैदिक मैथमेटिक्स आ गया ना, उसका एक करिकुलम बन गया वहां। जिसने चैट जीपीटी को काम दिया एक बिब्लियोग्राफी लिखो, किताब, रिकमेंडेड रीडिंग किताब, हाँ बन दिया। उसमें 4-5 बुक नॉन एग्जिस्टेंट फेक है। वो कहीं से डेटाबेस से ट्रोलिंग कर रहा है। बात यह है कि एआई इज अ टूल, इट इज अ टूल इन ह्यूमन हैंड्स, एंड व्हाट यू पुट इनटू इट is what you will get out of it, like data, like anything. Most important is कौन है मालिक, कौन कंट्रोल कर रहा है, किसके लिए कंट्रोल कर रहा है। प्रॉफिट के लिए कर रहा तो उसका प्रायोरिटीज क्या होगा। मल्टीपल डायलेक्ट्स आएगा तो स्टैंडर्डाइज करो। When it is done for language was not evolved, yet Tukaram, Jnaneshwar, did they evolve the language for profit? They evolved the language for the love of their people and the culture of the people. That is what they evolved the language for. If the profit is the motive, just let us put Tukaram to AI and get him rewritten. देखो क्या होगा आपको। Please understand that the limitations of human beings will show up in the limitations of AI. Especially who owns will determine everything. Who owns will determine all of this. और एक बात बता रहा हूं आपको, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में अभी हमारा रीडर्स काउंट हो गया लिटरेचर के लिए, मीडिया के लिए, और कंटेंट क्या हो गया। हर साल ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी ने एक शब्द डिक्लेयर करेगा, दिस इज द वर्ड ऑफ द ईयर। 2024 में क्या है वर्ड ऑफ द ईयर? ब्रेन रॉट। ब्रेन रॉट। बच्चे लोग ना, बूढ़े लोग भी हर जगह वो फोन के बैठ के स्क्रॉल कर रहे हैं। उसको क्या नाम दे चुका है इंटरनेट में ये स्क्रॉलिंग के लिए? कयामत स्क्रॉलिंग, डूम स्क्रॉलिंग, डूम स्क्रॉलिंग कहते हैं। और ये ब्रेन रॉट कैसा शब्द आया? वो एक मेडिकल टर्म बन गया, मेडिकल टर्म बन गया। किंग्स कॉलेज लंदन, जॉन्स हॉपकिंस यूएसए, बहुत सारा मेडिकल यूनिवर्सिटी, गार्डियन में पूरा रिपोर्टिंग हुआ। ये स्टडी किया कि इम्पैक्ट ऑफ दिस कांस्टेंट रिप्रोडक्शन ऑफ ट्रिविया ऑन द फोन, ऑन अ स्मॉल डिवाइस, उसको कहना है कि दिमाग पे कॉग्निटिव फैकल्टी बनाते हैं, मेंटल फैकल्टीज कहते हैं ना, कॉग्निटिव रिकग्निशन पावर,
कटिंग एज मेडिकल रिसर्च के प्रकार डिक्लाइन हो रहा है मेंटल कॉग्निशन फैकल्टीज। और एक एग्जांपल देता हूं आपको। मोस्ट एजुकेटेड नेशन इन यूरोप, हाईएस्ट quality of education of children in Europe, Sweden had always the 50 years highest quality of education in Europe. जो भी सर्वेस करो देखो पिछले 20 साल में स्वीडन नंबर 1 आया था। 2021-22 में स्वीडन ने किताब विताब निकला क्लासरूम से और डिजिटल डिवाइसेस को दिया। 2024 में स्वीडन ने वो आदर्श विड्रॉ कर दिया और किताब लाया और डिजिटल डिवाइसेस ने बैन किया क्लासरूम में। क्यों? फॉर द फर्स्ट टाइम इन 20 years Sweden fell in the ranking of education qualification level. Recognition level of the student declined for the first time in 20 years in Sweden. ये सब बकवास पड़ रहा है। The highest circulated media item on internet, उसका नाम है स्किबिडी डॉप 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 यस यस। वो टॉयलेट का साउंड है। सबसे ज्यादा व्यूड, हिस्ट्री में इतना व्यूज नहीं मिला एक वीडियो को जो ये एनिमेटेड वीडियो को मिला। स्किबिडी डॉप 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 यस यस। जितना भी आपका ऑस्कार प्राइज विनिंग फिल्म्स डालो उतना व्यूअरशिप नहीं मिला इसको। ये 32 सेकंड का वीडियो है। ये आपका नया जमाना का लिटरेचर है। नेवर सरेंडर the human element of literature. Never surrender the human control of culture. जो आप मराठी मानुस बोलते हैं, जो आप मराठी कल्चर बोलते हैं, वो कहां से आया? एल्गोरिदम से आया? नहीं, हजारों साल का एवोल्यूशन, कंट्रीब्यूशन, इंटरैक्शन, इंटीग्रेशन और जो आपका थॉट प्रोसेस है, it comes out of that evolved culture and भाषा। वो प्लीज एआई को सरेंडर मत करो। तो ये these are the main things that I wanted to tell you about. But ये भी है हमारा सबसे मेन फीचर है मीडिया का। आज सबसे मेजर फीचर क्या है? मास मीडिया और मास रियलिटी दो अलग अलग डायरेक्शन में चल रहा है। हाँ? देखो महाराष्ट्र में, विदर्भ में क्या हो रहा है। जब आप टैरिफ्स के बारे पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर में, ज्यादा से ज्यादा अखबार और मीडिया का कंसर्न क्या है? H1B वीजा। H1B वीजा, अरे ये अपर मिडिल क्लास का मामला है। कपास का किसान का हालत देखो टैरिफ्स आने के बाद। मोदी जी बहुत बक करता है, इंडिया इज सॉवरेन नेशन, वी विल डू नथिंग टू कॉम्प्रोमाइज द इंटरेस्ट ऑफ द फार्मर, और 11% ड्यूटी कपास पे निकाल दिया। हाँ, ये इसने ट्रंप ने किया, बोला सैंक्शंस, 2 हफ्ते के अंदर हमने 11% निकाल दिया। इस साल सबसे पहली बार एक एमएसपी मिला आपको 8,000 से ज्यादा, 8,125 रुपया करीब। जयदीप और मैं सितंबर में एसकेएम संयुक्त किसान मोर्चा लीडरशिप, उनके नेता के साथ हमने घूमा 3-4 दिन। हर मीटिंग में हजारों किसान रहा और हम पूछा था आपको, आप इस कमरे में एक भी आदमी है जिसको 8,125 रुपया मिला? 7,000, एक 6,000, 6,500 रुपया तो कुछ आ गया।
First time you get 8,125 and it has collapsed simply with the announcement of the tariffs and withdrawal of the, आगे क्या होगा? और किसान लोग ये जानते हैं क्या हो। मैंने सवाल पूछा था लास्ट मीटिंग में, नहीं सेकंड लास्ट मीटिंग में, वो अकोला में जो हुआ मीटिंग में, बहुत 3,000-4,000 किसान आ गया वहां। मैंने बताया देखो यूएसए और चीन के बीच में एक बड़ा झगड़ा हो रहा है। कोई जानता नहीं कि यूएसए का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट चीन को क्या है? सोयाबीन। 16 अरब डॉलर सोयाबीन एक्सपोर्ट करते हैं चीन को। उससे बड़ा एक्सपोर्ट, उससे बड़ा प्रोड्यूसर्स है दुनिया में, अर्जेंटीना में, मेक्सिको में, ये सोयाबीन प्रोड्यूसर्स हैं बड़ा। लेकिन यूएसए से ले रहा था चीन। जब ये चीन के ऊपर 145% ड्यूटी लगाया, उसने रिटेलिएट किया और आज चीन के ऊपर जो टैरिफ्स है इंडिया से कम है। इंडिया इज द नेशन हैविंग द हाईएस्ट टैरिफ्स इम्पोज्ड। बहुत बकबक करते हैं हमारा सरकार, लेकिन डरते हैं बहुत। तो जब चीन विड्रॉ कर दिया, मना कर दिया, आपका सोयाबीन हमको नहीं चाहिए, और चीन ने अर्जेंटीना से लिया, उसमें अमेरिका को बहुत दिक्कत हुआ। क्यों? अर्जेंटीना उनका सबसे बड़ा राइवल है सोयाबीन में, और अर्जेंटीना को $40 बिलियन लोन ग्रांट दिया है यूनाइटेड स्टेट्स इलेक्शन के लिए। तो अमेरिकी फार्मर क्या होगा? वो बेचारा वो रो रहा है। तो मैंने कहा, मैंने पूछा था किसान शेतकरी से, अगर $16 बिलियन सोयाबीन पड़ा है, कहाँ डंप करने वाला है? बहुत सारा शेतकरी ने ऐसा कहा, हमारे सिर के ऊपर, और कहा जाएगा? और कौन उतना एब्जॉर्ब कर सकते हैं? और आप ये भी जानते हैं कि विदर्भा में कपास और सोयाबीन फार्मर का तालमेल, today's soybean farmer is yesterday's cotton farmer, and tomorrow's cotton farmer again. Yeah. मैसिव डैमेज हुआ। मैंने आंध्र प्रदेश, चारों कोस्टल सदर्न स्टेट्स में गया, फिशरीज कंप्लीटली गॉन। आंध्र प्रदेश का 85% सी फूड एक्सपोर्ट यूनाइटेड स्टेट्स को जाती है। श्रिम्प, इंडिया में श्रिम्प फार्मिंग होता है, श्रिम्प फिशिंग भी होता है, दोनों खत्म हो गया। केरल में श्रिम्प फिशिंग खत्म हो गया, मैंगलोर में श्रिम्प फिशिंग हिट, आंध्रा इज वर्स्ट हिट बाय द, पूरा डिपेंडेंट है। अभी ऑस्ट्रेलिया में दिख रहा है, कुछ मार्केट्स मिल गया, बहुत अच्छा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का जनसंख्या यूएसए का 10% भी नहीं है। तो आप you should be worrying about how we should shape our policy. और हमने ये भी बहुत बकबक करके we withdrew from buying Russian oil. We were getting cheap Russian oil, लेकिन सरकार ने उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते आपको, इसलिए कि वो बेनिफिट ऑफ चीप रशियन ऑयल अंबानी जी के गया है, पब्लिक को नहीं गया। तो आज दे आर एम्बेरेस्ड इफ दैट फैक्ट कम्स आउट। अरे यूएस सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स ने बताया, द बेनिफिट्स गो टू द इंडिया इंडस्ट्री ब्राह्मण्स ऑफ इंडिया, द ब्राह्मण्स ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। उसमें एडिटोरियल्स आ गया, इंसल्टिंग कास्टिस्ट लैंग्वेज। अरे छोड़ो यार, उसका वो एक्सप्रेशन है, अमेरिकन लिटरेचर में एक एक्सप्रेशन है, जो एलीट लोग था बॉस्टन में, उसको बॉस्टन ब्राह्मण्स कहते हैं। और उसी वक्त में ये, उसी कॉन्टेक्स्ट में ये बताया, इंडियाज इंडस्ट्रियल ब्राह्मण्स आर गेटिंग, ये सही था। और ये भी आप सरकार इस
जो चीन के बारे में इतना गाली देते हैं, आपको ये नहीं बताया कि इंडिया वॉज बाइंग रशियन ऑयल विथ चाइनीज करेंसी, नॉट वांटिंग टू स्पेंड डॉलर्स। इंडिया, रशियन डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बेचारा इंटरव्यू में सीधी तरह बोल दिया, हाँ दे आर बाइंग इन रुपीज, दे आर बाइंग इन रूबल्स, दे आर बाइंग इन युआन। फर्स्ट टाइम आई गॉट टू नो दैट वी आर बाइंग रशियन ऑयल इन चाइनीज करेंसी। मजा आ गया। So I'm saying the whole process of understanding, human understanding, all this is taking away from human minds and human hands. और आप AI में लगा रहे हैं अभी। आजकल देखो, मैं नालसार में सिखाता हूँ, पढ़ाता हूँ वहाँ, नालसार नेशनल लॉ स्कूल हैदराबाद में। अभी नालसार में हर यूनिवर्सिटी में यह प्रॉब्लम आ रहा है, बच्चे लोग, नौजवान लोग हर एग्जाम पेपर को AI से कर रहा है, आंसर दे रहा है। तो हाउ फिट इज दैट पर्सन? अरे लॉ स्कूल में इफ यू आर गेटिंग ऑल योर आंसर्स डन बाय AI, कल कोर्ट में क्या बात करेंगे यार आप? AI लेके एक रोबोट लेके जाएगा कोर्ट में और जज को, ऑनरेबल जज को बोले, हो सकता है कि उस दिन जज भी रोबो बनाए। तो ये भी हो सकता है। तो लेकिन नालसर में एक बहुत इंटेलिजेंट प्रोफेसर ने अच्छा जवाब दिया इसको। क्वेश्चन पेपर दिया और सब स्टूडेंट को बताया, I want you to get the answer to this question in an essay which you will take from ChatGPT. वो सब कर दिया। उसके बाद इसने कहा, now I want you to critique that essay. मर गया। Now I want you to criticize and critique that essay. उसमें मर गया। So we have to keep finding ways, banning digital. ऑस्ट्रेलिया में सोशल मीडिया बैंड बिलो द एज ऑफ 16। मैं 2 हफ्ते पहले था, 10 दिन 12 दिन वहां। बिलो द एज ऑफ 16 सोशल मीडिया हैज बीन बैंड। पता नहीं मुझको ये सही है या नहीं है, लेकिन मतलब यह है कि लोग सोच रहे हैं इसके बारे में। दूसरी समाज में पीपल आर गिविंग अटेंशन टू दिस प्रोग्राम। आई वांट दैट ऑल ऑफ अस, but if you want to solve this problem, you cannot solve these problems without democratizing the digital world. Democratize करना है तो, डिजिटल स्पेस को डेमोक्रेटाइज करना, तो एक लोकतांत्रिक स्पेस बनना है, तो फिर मोनोपोली को खत्म करना है। एक आदमी आधा मीडिया में नहीं ओन कर सकते हैं। मैं कह रहा हूं कि हमको लेजिस्लेशन चाहिए, जैसा 1960s में हुआ, लेजिस्लेशन अगेंस्ट मोनोपोली। अभी देखो, आपका जो भी ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, उनका मेरिट्स था, डीमेरिट्स था, लेकिन बैंक नेशनलाइजेशन के बिना नहीं हो सकता था, बिकॉज यू हैड पब्लिक सेक्टर बैंक। 2008 में जब वॉल स्ट्रीट बैंक्स कोलैप्स हो गया, हमारा बैंक्स नहीं कोलैप्स हुआ इसलिए कि प्राइवेटाइज नहीं हुआ और लिंक था उतना था नहीं वॉल स्ट्रीट के साथ। आज वही वॉल स्ट्रीट कोलैप्स होगा तो बहुत बुरी तरह से नुकसान मिलेगा, इसलिए कि हमने आधा प्राइवेटाइज कर दिया। अभी सोच रहा है कि बाकी सब कैसा प्राइवेटाइज करो। बैंक यूनियंस saved your country in 2008 by resisting the privatization of the banks. And Bank Employees Association and Bank Officers Confederation in Maharashtra played the most critical role. They fought that Rangarajan committee, they fought all these things and kept your bank straight, and that's why you still have your bank account. जैसा यूएसए में हर आदमी का पैसा गया, और सरकार ने क्या किया, बैंक्स को कॉम्पेंसेट किया, डिपॉजिटर्स को कॉम्पेंसेट नहीं किया, बैंक्स को कॉम्पेंसेट किया। You want your literature,
your language, your media. Please, I urge you, आपका भाषाएं डिफेंड करो, प्रमोट करो. हाँ, AI को छोटा मोटा चीज प्रेस रिलीज के लिए ट्रांसलेशन करो. मैं कुछ बोलने वाला नहीं हूं. लिटरेचर में मत लाइए, कल्चर में मत लाइए, क्रिएटिव एक्टिविटी में मत लाइए. जितना भी टाइपिस्ट का काम है वो कर दो उसमें. डू नॉट अलाउ AI टू स्टार्ट राइटिंग योर लिटरेचर. और उसके लिए मीडिया मोनोपोलीज भी तोड़ना है. एक कानून चाहिए एंश्योरिंग डाइवर्सिटी इन द इंडियन मीडिया. आजकल डाइवर्सिटी बहुत कम हो गया. 30 साल पहले जितना डाइवर्सिटी था इंडियन मीडिया में. आपका अखबार सबसे बड़ा अखबार स्वतंत्र सैनिकों ने लॉन्च किया. इवन सकाल वाज अ पेपर ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, later bought over by Mr. Pawar's business family. तो इतवाद पेपर ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले, देखो उसकी हालत. Look at all the great newspapers which were launched by freedom fighters are today owned by corporations. कॉर्पोरेटाइजेशन को रेजिस्ट करो, मोनोपोली ओलिगोपोली को रेजिस्ट करो. जैसा नहीं तो आपको भी यहाँ जैसा इलॉन मस्क USA में है ओलिगार्क, यहाँ भी पड़ गया. 2 है, 3-4 और आएगा. वो भी नहीं हो सकता है कि एक ही बचेगा जैसा कॉन्सेंट्रेशन चल रहा है. यू हैव टू फाइट अगेंस्ट मोनोपोली, यू हैव टू फाइट अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मीडिया. कानून बनना है डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ डिजिटल के लिए, डाइवर्सिटी इंश्योर करने के लिए. समाज में होना चाहिए, मीडिया में होना चाहिए, पार्लियामेंट में होना चाहिए, भाषाएं में होना चाहिए, साहित्य में होना चाहिए. हम कर सकते हैं. जिस देश दुनिया में सबसे बड़ा इंपीरियल पावर को कन्फ्रंट करके आजादी लिया, मैं समझता हूं कि आज भी हम कन्फ्रंट कर सकते हैं, जीत सकते हैं. लेकिन यह है रिक्वायरमेंट जीतने के लिए, वो संघर्ष होना चाहिए. देखो, जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, और वो ही है होमोजेनाइजेशन एंड मोनोपोली ओवर कल्चर एंड एजुकेशन. देखिए, हर जगह टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज को कैसा खत्म कर दिया. मैं JNU का अलुमनाई हूं. वो यूनिवर्सिटी सबसे मैक्सिमम रिसर्च पेपर्स पब्लिश कर रहा था हर साल, एंड क्रिएटिंग एंड सम ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रोफेसर्स इतिहास का, बिपिन चंद्रा, रोमिला थापर, S. गोपाल, हरबंस मुखिया, KN पणिक्कर. आज देखो खत्म कर दिया यूनिवर्सिटी को. और दे आर ब्रिंगिंग, वो क्या नाम था यार, वो गुजराती टेक्स्ट बुक राइटर, वो उनको ला रहा है टीचिंग ऑफ इतिहास. और देखिए, इंडियन साइंस कांग्रेस में, इंडियन साइंस कांग्रेस मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट एनुअल कैलेंडर में इंडियन साइंटिस्ट का ये है. इंडियन साइंस कांग्रेस 2014 में ये एक पेपर आया. और देखो, इंडिया का लेटेस्ट नोबेल प्राइज विनर उस समय वेंकट रामकृष्णन, वो भी बैठा था साइंस कांग्रेस में. उनको आश्चर्य हो गई. एक पेपर आया था 30,000 साल पहले भारत में पुष्पक विमानम रहा, और एक बड़ा डायग्राम, वो पुष्पक विमानम का एक डायग्राम, वो इतना बड़ा चीज था, इतना बढ़िया चीज था, इट कुड फ्लाई बैकवर्ड्स. उसके बाद वो नोबेल लॉरिएट वेंकी
डिक्लेयर कर दिया कि मैं इसके बाद कभी भी इंडियन साइंस कांग्रेस को अटेंड नहीं करने वाला। He said, I will not attend this. तो ये है कि एजुकेशन, ये हिंदुत्ववादी लोग, आरएसएस लोग हमेशा एजुकेशन पे बहुत अटेंशन दिया, फोकस दिया। मैं मानता हूं कि प्रोग्रेसिव लोग का फेलियर है ये। इट इज अ फेलियर ऑफ प्रोग्रेसिव फोर्सेस। We never gave the attention and importance to education that the RSS gave. They gave much more importance to the, and systematically वो काम कर चुका है उसको पूरा बदलने का। हाँ, और देखिए मैं आपको पर्सनल एग्जाम्पल देता हूँ। हमारा मुंबई का पुलिस कमिश्नर रहा है एक जमाना, सत्यपाल सिंह, हाईली एजुकेटेड, 2 MA है, 1 MPhil है, 2 PhD है साइंस में, और उसका लाइफ मिशन है हमारा साइंटिफिक सिलेबस को खत्म करना है। साइंटिस्ट है, 2 PhD है उनका नाम। तो लखनऊ में ये बहुत जगह में स्पीच किया, लेकिन एक दिन मैंने लखनऊ में बात करना था, एक दिन पहले उसने मंच पे आके स्टेज पे उनका स्पीच हुआ, उनका भाषण हुआ, और उसने डिक्लेयर किया कि वी मस्ट थ्रो आउट द नॉनसेंस ऑफ चार्ल्स डार्विन। ये डार्विन बहुत अनसाइंटिफिक रबिश है, और आई एम टेलिंग यू एज अ साइंटिस्ट, डार्विन इज वेरी अनसाइंटिफिक। फेंको उसको। और उसका एविडेंस भी, सबूत भी दिया उसने। हाँ, एविडेंस दिया उसने। डार्विन थियरी इतना पागलपन है। ऑडियंस से पूछा सत्यपाल जी, यार ये मेरा पुराना पुलिस कमिश्नर रहा है। हाँ, सत्यपाल जी ने ऑडियंस से पूछा, हैज एनी वन ऑफ यू, आपने किसी भी व्यक्ति जंगल में जाके, हैज एनी वन ऑफ यू गॉन टू द जंगल and watched apes turn into men? तो अगले दिन मैं उसी मंच से, उसी पोडियम से बात कर रहा था। लोग मुझको भाषण शुरू करने को मना कर दिया जब तक मैं इसको जवाब नहीं दिया। They said, सर ये कहा मंत्री जी ने, वो मंत्री था, जूनियर एजुकेशन मिनिस्टर मंत्री था, और वो बोला देखो ये क्या। मैंने कहा हाँ, सत्यपाल जी का एक सही पॉइंट है। इस ऑडियंस में कोई भी जंगल में जाके ये नहीं देखा कि एप्स तो इंसान बन गया, एप्स को इंसान बनना किसी ने हम देखा नहीं। लेकिन वी लिव इन प्रिविलेज्ड टाइम्स। We are witnessing Satyapal ji and his cabinet colleagues achieve the reverse process. इंसान से एप। तो इसको मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन आप बने, उसका जॉब था डिस्ट्रॉय करना है। और जो देखिए इंटेलेक्चुअल बैंक्रप्सी हिंदुत्व क्राउड में इतना डीप है। देखो कौन कौन बनाया, किसने बनाया वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटीज। अब तक 4-6 वीसी रिजाइन कर चुका है कि इसलिए कि एक के पास पीएचडी नहीं था, दूसरा का पास पीएचडी फेक था, किसी और ने लिखा, तीसरा ने 80% प्लेजरिज्म किया। ऐसा लोग को वाइस चांसलर बनाया। तो इसका मतलब है कि आपको यूनिवर्सिटी सिस्टम को खत्म करना है, नॉट स्प्रेड एजुकेशन। सो वी हैव, इट इज, जो आपका पॉइंट को मेरा जवाब यह है कि वी हैव टू फाइट फॉर रैशनलिज्म। यू नो, ये लैक ऑफ रैशनलिज्म इज रियली अ वेरी मेजर फ्लॉ in Indian society today.
हमारा पीपल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया में पार्थ एमएन रिपोर्टर है, 4 आर्टिकल लिखा है सुपरस्टिशन इन महाराष्ट्र। एक तो दरगाह टाउन से, दूसरा टेम्पल टाउन से। मराठवाड़ा में एक प्लान आ गया। देखो, जो हमारा शेतकरी लोग फ्लड्स, जो पहले से ही पैसा नहीं था, फ्लड्स में पूरा खत्म हो गया, बैंकरप्ट हो गया फ्लडिंग से। हाँ, 30 लाख एकड़ से ज्यादा डैमेज हुआ। और उनसे कलेक्शन हो रहा है मंदिर बनने के लिए। हर गांव में 4 मंदिर, छोटा मंदिर 10-10 लाख का मंदिर, हर गांव में 4 मंदिर बन रहा है। हाँ? और ये 4 मंदिर, द मेन कलेक्शन इज फ्रॉम द फार्मर्स एंड फार्म लेबरर्स। जो अभी भी साहूकार के पैर पे गिरा हुआ है, वो पैसा कलेक्ट कर रहा है। दिसंबर पिछले महीने में, नवंबर में मैंने केरल गया है। वहां देखो, एक दूसरा एटीट्यूड है। लेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ केरला, पहला वो हर डिस्ट्रिक्ट में बड़ा लाइब्रेरी बनाया, फिर हर तालुका में बड़ा लाइब्रेरी बनाया। आज हर वार्ड में लाइब्रेरी, हर वार्ड में लाइब्रेरी। और ये लाइब्रेरी का नाम भी देखिए, इन द नेम, इंटरनेशनल नेम्स और नेशनल, सफदर हाशमी लाइब्रेरी, मैक्सिम गोर्की लाइब्रेरी, ऑथर ऑफ मदर, मैक्सिम गोर्की लाइब्रेरी। ये, और मैंने बिलीव नहीं किया, वो बुलाया, आप आके देखो। मैंने 9 लाइब्रेरी में गया, अलग अलग वार्ड में। सबसे छोटा लाइब्रेरी 1200 किताब है। और ये लाइब्रेरी को कम्युनिटी सेंटर में बना दिया। जैसा मंदिर को ऐसा बन रहा है, वहां लाइब्रेरी को बन रहा है। मैंने अक्टूबर 2 तारीख महात्मा गांधी जयंती और यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पीपल, ओल्डर पर्सन्स, एक लाइब्रेरी में गया। सब बूढ़े लोग बैठे हैं मेरे सामने। एक 91 साल 91 ईयर ओल्ड एक्स फार्म लेबरर, वो, एंड ऑन द विंडोज सब केरल का सबसे बड़ा राइटर्स का फोटोज था। और एक एग्रीकल्चरल लेबरर, जीवन टी लेडी, 75 इयर्स ओल्ड, लीला जीटी, उनका नाम था लीला, मेरे साथ बात कर रहा था। मैंने पूछा कि आप ये लोग सब जानते हैं ये राइट? वो बूढ़े जो 91 था, वो बताया, सर, these were my childhood heroes, now they are all in one room for me to read. और वो लीलाबाई, लीला जीटी, वो लीला है, उसने till 1996 she was illiterate. Her entire family was illiterate. लेकिन लिटरेसी मूवमेंट और लिटरेसी मिशन में पूरा फैमिली लिटरेट हो गया। और मैंने कहा, यू नो दीज ऑथर्स, सबका नाम बता दिया और बताया मेरा फेवरेट है वाइकॉम बशीर, इसलिए कि बशीर wrote in the language of ordinary people. He did not write in the Sanskritized Malayalam. He wrote in the language people speak in the street. Bashir Vaikom, very famous writer in Kerala. Or Sukumar Arikod, whom I knew personally. Then she told me, 75-year-old, former illiterate. She told me which of the books she likes, and she wanted to discuss the book with me. She was discussing books I hadn't read. दूसरी लाइब्रेरी में गया मैंने, वहां एक 14 साल का लड़की, मैंने कहा, did you come here every day or did you come here because you were told I was coming and they had, she got नाराज हो गई, उनको गुस्सा हो गई।
Sir, I come here every week, sometimes I come every day. I said, हाँ ठीक है, क्या पढ़ रहा है आप? Without hesitation, I am reading My Younger Days by Charlie Chaplin, Malayalam translation. यार वो देख के 4 मंदिर एक गांव में और हर वार्ड में, हर पंचायत के वार्ड में एक लाइब्रेरी. We have to fight for the rest of the country to be like that. Rationalism. 3 things. One, I think this is an extremely important question. Second, मुझको मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि एक नया स्टडी निकला 2 महीने पहले, न्यूयॉर्क टाइम्स में रिपोर्टिंग हुआ उसके बारे में. Google search versus AI search. Old type Google search versus AI. 2 groups were given question to write an essay, one using Google search, regular search, and one using AI search. Those using the old Google search wrote much better essays than the ones on AI search, because AI simply invented. जहां भी उसको नहीं जानते हैं तो झूठ मार, it started lying. You know, after all, I can tell AI tomorrow, please give me a story of corruption in some government. AI will make the story. It will do the story. So the entire endeavor of human research itself is threatened. You need regulation for this. You need serious regulation and punishment of those who misuse these. You need that kind of. We are facing huge problems in People's Archive of Rural India because we work on Creative Commons. All the AI people are picking up our material for free and including it in their large language databases. Now, we produce material in 15 languages. So we are saying AI is making money out of us. We are a non-profit who don't charge money. What do we do? So for that, you need to have 1, regulation. 2, you need to break monopoly. You need to make the digital space a democratic space where people have the right. In USA and in other countries and in Europe, many newspapers and magazines and writers have demanded royalty from Google. They have demanded royalty. In Australia, they're getting it. The newspapers, but not individuals. Now in India, the only people, Sachin Tendulkar and others, are getting rights of protection of their image and identity. Sunil Gavaskar ko mila aaj. Yesterday it was in the newspaper. Sunil Gavaskar has got it. But what about Pandurang Raut in Washim? What will he get? You have to have a social and legal situation that looks after Pandurang Raut. For that, you can never achieve that when society is corporatized and monopolized. देखिए, जब तक जो भी एक पत्रकार है परंजॉय गुहा ठाकुर था, जिसने मोर देन एनी अदर पत्रकार अंबानी अडानी का कहानी वो ही बताया है. जो भी वो कहा 50 करोड़ का एक लीगल नोटिस आता है. ये उसको कहता है अमेरिका में स्लैप स्ट्रेटेजी. स्लैप मतलब SLAPP, स्ट्रेटेजिक लिटिगेशन अगेंस्ट पब्लिक पार्टिसिपेशन. उसको स्लैप स्ट्रेटेजी कहता है. आपको मुंह में थप्पड़ मारना. बेचारा जो भी स्टोरी लिखे वो, और एक केस फाइल हो गया जामनगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, दिल्ली से जाना पड़ेगा 100 बार. We have to change the law to protect भाषण की बाद आजादी. We have to do that. But we just have to absolutely ensure that AI is regulated, like we have to ensure
कॉर्पोरेट जगत इज रेगुलेटेड। तो मैंने पूरी तरह सहमत हूं वो क्रिटिसिज्म ऑफ इम्पोजिशन। मैंने ये भी कहा हर सेक्टर का इम्पैक्ट होगा, सिर्फ एआई नहीं, ऑल सेक्टर्स आर। मैंने क्या कहा, सबसे मुख्य सबसे महत्वपूर्ण चीज है इनइक्वालिटी। सबसे महत्वपूर्ण डेवलपमेंट सोसाइटी में इनइक्वालिटी, असमानता। असमानता से ये सब एजुकेशन में, लॉ में, राजनीति में, जुडिशियरी में एआई क्या करेगा, उसको और ज्यादा बन जाएगी, वही होगा एआई में। इट विल, इसलिए मैंने कहा कौन है मालिक, कौन कंट्रोल कर रहा है, पब्लिक कंट्रोल होना चाहिए ऐसा सिचुएशन में। जो आप कह रहे हैं कि देखो वो वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन लैंग्वेज, मैं कहता हूं वन नेशन वन नॉनसेंस, वही डायरेक्शन में चल रहा है। वन नेशन वन लीडर तक पहुंच गया। तो दैट इज द बेसिक। इसलिए मैंने कहा रैशनलिज्म चाहिए, रैशनल थिंकिंग चाहिए। और देखिए इस समाज में द सेम, नॉर्थ इंडिया छोड़ो, लेकिन साउथ और महाराष्ट्र में रैशनलिस्ट मूवमेंट्स हो चुका है। इसी जमीन से एक ज्योतिबा फूले आए साउथ से, और एक अंबेडकर आया है साउथ से, द्राविड़ा मूवमेंट हुआ, कम्युनिस्ट मूवमेंट हुआ। देयर इज द बेसिस। लेकिन पिछले 30 साल में जब जैसा आप कह रहे हैं, उसको बहुत डैमेज हो गया, बहुत नुकसान पहुंचा उसको। ये हमारा जिम्मेवार है कि वी हैव टू रिवाइव दैट इन सोसाइटी। वी हैव टू रिवाइव द मास मूवमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी। और मैं आपको मेरा एक होप है, किसान आंदोलन जो हुआ दिल्ली के बाहर, हम सबको एक सबक दिया। They taught us the meaning of the word resistance. वो है, that is what I'm saying we should learn. But I am totally in agreement with what you have said. आपने ज्योतिबा फुले का नाम लिया करके पूछा। अभी मनरेगा का जी राम जी की चर्चा हो रही है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये बड़ा आवाज है। इन्होंने महात्मा गांधी का नाम हटाया, उसको एक इश्यू बना दिया। पर उस जी राम जी ने मजदूर की मजदूरी सिर्फ 240 रुपए घोषित की। तो 8वें वेतन आयोग के पार्श्वभूमि में सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने 8वें वेतन आयोग में अगर आप 1500 रुपए चपरासी को देने वाले हो, तो जी राम जी में 800 रुपए क्यों नहीं देते, ये सवाल क्यों नहीं उठाया? करेक्ट सवाल मैंने उठाया सर, बार बार, हर जगह, हर भाषण में मैं यही उठाता हूँ। और मुझको ये भी कहना है कि मनरेगा आज खत्म कर दिया, लेकिन उसको डैमेज इन्फ्लिक्ट करने वाला था सबसे पहले पी चिदम्बरम सर, कांग्रेस पार्टी का। उसी ने पहला डैमेज किया, उसी ने लिमिट कर दिया अमाउंट ऑफ मनी, उसी ने जो ये ओपनली कर रहा है एग्रीकल्चरल सीजन टाइम में नहीं देने वाला है काम, वो कहने के बिना डिनाई किया। चिदम्बरम जी ने बहुत नुकसान पहुंचा। ये दैट वाज पार्ट ऑफ द लिबरलाइजेशन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। मनरेगा इसलिए हुआ, देखो ड्राफ्टिंग कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया, ड्राफ्टिंग अरुणा रॉय, निखिल दे, ये लोग सब किया। और इसलिए पास हुआ कि उस संसद में 64 लेफ्ट पार्टी एमपीज रहा, इसलिए मनरेगा पास हुआ, इसलिए आरटीआई पास हुआ। 64 संसद था लेफ्ट पार्टी से, वामपंथी मोर्चा से, और इसलिए हुआ। तो मैं कह रहा हूं कि देखो
अभी ये छोड़ो, वी हैव टू गो फर्दर। मैं कह रहा हूं, और एक हफ्ते पहले, एक हफ्ते भी नहीं, ये 20 तारीख को, आज 25 तारीख है, 20 तारीख को मैं एक मंच पे था जहां जस्टिस AP शाह रहा, जस्टिस अभय ओखा भी रहा, और वो मुझसे एग्री किया कि नाउ वी शुड नॉट आस्क ओनली फॉर मनरेगा सो मेनी डेज, जो आपकी संविधान में है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राइट टू वर्क, उसको फंडामेंटल राइट बना दीजिए। जब आप फंडामेंटल राइट बनाते हैं, अगर आपको जॉब नहीं दे सकता हूं तो आपको कॉम्पनसेशन देना ही पड़ेगा, एक बात। दूसरी बात, मनमोहन जी के साथ हमने आप आर्ग्यू किया है, मैं भी आर्ग्यू कर चुका हूं कि सरकार ने एक बहुत बड़ा गलत किया। They went to court also to defend it. They allowed NREGA wage to be less than the state minimum wage. They let it be less than the state minimum wage. I'm saying there is an insincerity in the implementation of NREGA. ये आदमी आगे, अरे इनसिंसियरिटी क्यों है, सिंसियरली उसको बंद करो। वो स्टेप वो देखिए, मोदी जी ने जब इलेक्शन था 2014 में, बोला था, वादा किया, दिस इज द मोस्ट हॉरेंडस डेवलपमेंट प्रोग्राम, मैं इसको खत्म करने वाला हूं। लेकिन आपको ये बताना चाहता हूं, जितना भी करप्ट किया कांग्रेस MNREGA को, इफ देयर वाज नो MNREGA, कोविड की समय में करोड़ों लोग मरने वाला था। ओनली बिकॉज ऑफ MNREGA, जितना भी लिमिटेड है, लोग वापस गया, 6 करोड़ लोग वापस गया शहर से गांव में। बिकॉज ऑफ दैट दे वर एबल टू सर्वाइव। वी हैव टू फाइट फॉर देयर, एज आई यूज्ड टू फाइट द गवर्नमेंट ऑफ मनमोहन सिंह, but I used to fight for MNREGA also. See, I'm saying the entire, everything is being privatized. There is almost nothing that we have. In fact, globally, if you look, water is being privatized. You know, all the great religions of the world agreed on one thing: water, air, and forest belong to all. But today we are privatizing water, the last frontier of privatization. We are privatizing water. Then, अरे privatizing air, वो शुरू हो गया Kyoto Protocol से, pay and pollute, carbon credits. Rich countries can buy the right to pollute from poor countries. उनका carbon credits को आप खरीद सकते हैं. And I'm saying, monopoly, concentration of wealth are the fundamentals that we have to defeat. Okay, मैं आपको बताता हूं, हर साल डेवोस में अरबपति का मीटिंग चलता है, जहां से बहुत सारा पॉलिसी निकलता है ना। 2022 में डेवोस का मेजर सब्जेक्ट क्या था 2022 में? क्लाइमेट चेंज। और दुनिया में जितना अरबपति हैं, वो सब क्लाइमेट चेंज फाइट करने के लिए डेवोस में गया प्राइवेट एरोप्लेन में। एक एरोप्लेन जितना कंज्यूम करते हैं एक ट्रिप में, यूरोप में 35,000 कार निकलते हैं एक हफ्ते में। So these 1,800 people, to fight climate change, they created a climate crisis in Davos. One luxury jet was creating the pollution of 1,000 cars. So you had that kind of problem over there. Now, जब privatization हो गया, मैंने 1992 में ये कहा, we are doing privatization of everything, including intellect and soul.
ये थिंक टैंक्स देख के मैंने ये बताया. वी आर नाउ प्राइवेटाइजिंग इंटेलेक्ट ऑल्सो. और जब उस जमाने आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, मीटिंग्स में जब मैंने मीटिंग्स में गया, पीपल वुड इंट्रोड्यूस मी, ये पब्लिक इंटेलेक्चुअल है. आज मुझको समझ में आ गया कि हमको इसलिए पब्लिक इंटेलेक्चुअल बताया कि बाकी बहुत लोग प्राइवेट इंटेलेक्चुअल बन गए, कि जो प्राइवेटाइज नहीं हुआ वो पब्लिक इंटेलेक्चुअल है. There are also public intellectual groups. There are groups like in Prayas looking at energy use in Maharashtra. There are groups that are doing it. You have to try and work with them. We have to try with public interest groups. People's Archive of Rural India, we charge no fee, we charge no subscription fee. We publish every day in Marathi. We publish in Urdu, in Hindi, in Angrezi, in Odisha, Assamese, Tamil, Kannada, Telugu, Malayalam, Gujarati, Bhojpuri, Chhattisgarhi bhi. We don't charge anything because we don't want to lose the very people whom we want to reach. They don't have the capacity to pay. और दूसरी बात यह है कि कोई भी पैसा देने वाला नहीं जब इंटरनेट से चीज मांग रहा है. वो कहीं भी he will hack that and get that material. I have friends who read Washington Post and New York Times free every day. बहुत सारा फायरवॉल है, हैक करके लेते हैं. एक कुछ वेबसाइट्स उसी के लिए बनाया, to hack the major magazines and things. We have to challenge the private think tanks. We have to challenge their interests. Observer Research Foundation is owned by Ambani. When we quote a fellow from Observer Research Foundation, we have to say this man is an Ambani employee. No, we have to bring that out. Kabhi you will have no choice but for employment, you will have to join one of these organizations to survive. My advice to you is join it, keep a notebook, what all happens, and one day write a beautiful book. No, I agree that desecularization of the Indian polity is a very huge thing. I spend a lot of my personal time fighting it. Like I did this work on Kerala's libraries. Okay, but understand that the economic crisis is driving people towards superstition, obscurantism. It is driving millions of people, like those farmers, Maharashtra farmers. The fellow has lost everything in the floods, but he has pledged that I will raise 1.5 lakhs for the mandir. How is he going to do that? He's going to borrow that from 3 sahukars. He will end up losing his kidney. I'm saying these are not separate processes. There is a deepening of wherever there is deepening of economic crisis, there is also fundamentalism. Europe, in USA, Christian fundamentalism. Desecularization is happening there. Desecularization is happening in Europe, where the far right is coming to power in one country after another. I think that what you're talking about is for me, it's a terrifying process. But I see it as part of multiple linked processes. They feed into each other. The desecularized vice chancellors are going to destroy secular education. And increasingly, people have nowhere to go because more and more universities are coming in the private sector. And in the private sector, they cannot resist the government. Okay? Ashoka, देखो, जो हुआ अशोका यूनिवर्सिटी में, रिच यूनिवर्सिटी, 1000 करोड़ कॉर्पस सब है उनके पास. अमित शाह ने डंडा मारा उसको, सब, that boy left the university. Bhattacharya.
Yeah. So we have Sabyasachi. He left the university. I think we have to see it as one universe, many worlds. And all of us have to fight according to what we believe my competence is or your competence is. What can I can't fight on every front. We have to fight on every front, but we have to concentrate on one or two. So my thing is that yes, the desecularization process has to be fought by telling the story of the Indian freedom struggle, where look at who fought. Look at who did the great icons of Hindutva. Did they fight in the freedom struggle? Yeah. Why? When I interviewed hundreds of old freedom fighters, one thing they all said, whatever they said, I found reflected in the directive principles of state policy. You know, right to work, right to food, right to health. This is what they fought for. And there were such astonishing examples of multi-religious, multi-caste movements in it. For that, what we were discussing, we have to go back to the social reform. You cannot fight the desecularization without us fighting for social reform, without us fighting untouchability, which is very serious still in many parts of the country. We have to do all of that. I totally agree on the importance of that. Thank you.